हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, तो हमारा जो चैप्टर था वो था ज्वालामुखी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हम पिछले क्लास में ज्वालामुखी के इंट्रोडक्शन पे पढ़ चुके थे कि ज्वालामुखी क्या होती है, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा किस चीज़ों का मिश्रण है। तो मैग्मा किन चीज़ों का मिश्रण है? तो लावा, गैस और जलवाष्प मैग्मा में मिले हुए होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो तप्त तरल पदार्थ है उसे मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आकर ठंडी हो जाती है, बाकी चीज़ों से अलग हो जाती है, जैसे राख हो गया, आपका जलवाष्प हो गया, अन्य गैस हो गए, जब इससे अलग हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? लावा। तो ये तो था हमारा ज्वालामुखी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने टाइप्स का होता है, कितने तरह का ज्वालामुखी होता है। तो देखिए, क्रियाशीलता के अनुसार भी ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, और उद्गार के अनुसार भी ज्वालामुखी को बांटा गया है। लेकिन आपको याद रखना है, जो मेन है वो है आपका ये 3। ठीक है, क्रियाशीलता के अनुसार जो ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मेन है। ये बाद में आता है कि उद्गार के अनुसार, मतलब उद्गार क्रियाशीलता के अनुसार का मतलब हुआ कि वो किस तरह से क्रिया कर रही है। ठीक है, क्रियाशीलता के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि वो किस तरह से, जो ज्वालामुखी है वो किस तरह से क्रिया कर रही, जल्दी जल्दी उसमें उद्गार हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं क्रियाशीलता के अनुसार। उद्गार के अनुसार किसे कहते हैं कि उद्गार मतलब कि अंदर से जो भी पदार्थ निकल रहे, पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ निकल रहे, तो वो किस तरह से निकल रहे हैं। ठीक है, क्या वो दरार बना के निकल रहे हैं या क्रेटर से निकल रहे हैं, किस तरह का विस्फोट हो रहा है, उसे कहते हैं उद्गार के अनुसार। ठीक है, तो दोनों का क्लियर हो गया। इसे कहते हैं कि इसमें किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, और ये होता है कि किस तरह से अंदर का जो पदार्थ है, पृथ्वी के अंदर का जो भी पदार्थ है वो किस तरह से बाहर आ रहा है, उसे कहते हैं उद्गार के अनुसार। और क्रियाशीलता के अनुसार कि ज्वालामुखी जो भी विस्फोट और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो वो उसकी क्रियाशीलता वो किस तरह से काम कर रहा है उसके अनुसार। तो क्रियाशीलता के अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं: जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। तो जो जागृत ज्वालामुखी है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एक्टिव वॉल्केनो। हो गया। और जो ये सुषुप्त ज्वालामुखी, इसे कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। और शांत या मृत ज्वालामुखी को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो। ठीक है, एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे उद्गार के अनुसार है, तो क्रियाशीलता के अनुसार केंद्रीय ज्वालामुखी होते हैं और दरारी ज्वालामुखी होती है। तो जो केंद्रीय ज्वालामुखी होती है वो डायरेक्ट केंद्र से निकलती है, यानी कि क्रेटर से जो ज्वालामुखी डायरेक्ट निकलती है, जैसे कि इस तरह से ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये इसका मुख हो गया, तो इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, और इसे क्रेटर कहते हैं। तो अगर ज्वालामुखी यहाँ से डायरेक्ट विस्फोट हो रहा है तो ये हो गया केंद्रीय ज्वालामुखी। अगर ज्वालामुखी दरारों के जरिए निकल रहा है, अंदर से विस्फोट हो रहा है, अगर ज्वालामुखी इधर से कहीं से विस्फोट हो रहा है, दरारें पड़ गई हैं उसमें, चट्टानों में, तब वो उसे कहते हैं दरारी ज्वालामुखी। तो देखिए, केंद्रीय ज्वालामुखी के भी बहुत से प्रकार, बहुत से जो ज्वालामुखी है वो केंद्रीय ज्वालामुखी है। तो पीलियन तुल्य उद्गार है, विसुवियस उद्गार, वोल्केनियन उद्गार, स्ट्राम्बोली उद्गार और हवाई उद्गार। देखिए, ये सब जो है ये ज्वालामुखी के नाम लिखे हुए हैं, जो भी ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के नाम लिखे, कि इतने सारे जो ज्वालामुखी है ये केंद्रीय ज्वालामुखी है, इसमें केंद्रों से उद्गार होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो किसे कहते हैं। तो जो एक्टिव वॉल्केनो होता है ना, तो वो हमेशा बताते रहते हैं कि हाँ, हम जिंदा हैं, हम अभी सांस ले रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, उसमें हमेशा लावा निकलते रहता है, या कुछ भी अन्य जो भी पदार्थ निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से, जो भी पदार्थ निकलते हैं वो उसका उद्गार जो है हमेशा होता रहता है।
जैसे इसका उदाहरण है हवाई द्वीप में दो ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। एक मोना लोआ और एक मोनाकी, और एक भूमध्य सागर में स्थित है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली, ठीक है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी, ये एक्टिव वोल्केनो है जिसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है अब हमारा है सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनोज। तो इसमें क्या होता है कि बहुत दिनों से, दीर्घकाल से इसमें उद्गार नहीं हुआ होता है, और ऐसा चांसेस रहता है कि भविष्य में भी कम संभावना रहता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ उद्गार होगा। और क्या होता है कि जब बहुत समय तक शांत रहने के बाद, जब ज्वालामुखी बहुत समय तक शांत रहती है और उसके बाद अचानक से तो फिर से एक्टिव हो जाती है, तो उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। बहुत सालों तक वो शांत है और अचानक से उसमें जो है विस्फोट हुआ उसी ज्वालामुखी में, तब उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और इसमें क्या होता है, इसमें जनधन की अपार हानि होती है। जनधन की अपार हानि इसलिए होती है क्योंकि देखिए ये बहुत सालों में एक बार इसका विस्फोट होता है, बहुत सालों में, 50 साल, 60 साल, कभी कभी 100 साल, कभी, ठीक है। तो इतने दिनों में अगर इतने दिनों तक विस्फोट नहीं हुआ है तो कॉमन सी बात है कि वहाँ पे लोग बसेंगे ही, बस्तियाँ बस जाएंगी। तो जब उस जगह पे बस्तियाँ बस जाती हैं तो क्या होता है, अब बस्तियाँ बस गई वहाँ पे और अचानक से वो एक्टिव हो जाएगा फिर से, तो वहाँ पे तो जनधन की हानि होनी ही है, लोगों का बहुत नुकसान भी हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी जो है इसमें जनधन की हानि होती है कि दीर्घकाल तक शांत रहने के कारण आसपास बस्तियां भी बस जाती है। और इस ज्वालामुखी का, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है वेसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है। इसका उदाहरण कौन था, वेसुवियस ज्वालामुखी। वेसुवियस ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था 79 में, ठीक है। ये ईस्वी सिर्फ 79 ईस्वी में इसका विस्फोट हुआ था, उसके बाद फिर बीच में विस्फोट नहीं हुआ, फिर डायरेक्ट विस्फोट हुआ 1631 में, उसके बाद 1803 में, फिर 1872 में, फिर 1906 में, फिर 1927 में और फिर 1943 में इसका विस्फोट हुआ है, ठीक है। टाइम गैप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बस्तियाँ बस जाती है और बस्तियाँ बस गई और वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जनधन की हानि हो जाती है सुषुप्त ज्वालामुखी में। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज। थर्ड है हमारा शांत या मृत ज्वालामुखी। तो ये क्या होता है, इसमें हज़ारों साल के बाद भी ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ तो उसके हज़ारों साल के बाद भी कोई उद्गार नहीं होता है, और जो क्रेटर होता है, मतलब कि ये इसका जो मुख होता है जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसे कहते हैं क्रेटर। तो जो क्रेटर होता है उसमें जैव जगत मिलता है, मतलब कि वहाँ पे लोग रहने लगते हैं, और इसका उदाहरण है किलिमंजारो, कीनिया, कैमरून और कोह सुल्तान जो कि ईरान में है, और पोपा ज्वालामुखी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको समझने का एक ही तरीका है कि ये समझ लीजिए कि जो जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है, तो बता रहे कि हाँ अभी हम हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम उसमें विस्फोट होते रह रहा, ठीक है, वो शांत नहीं हो रहा, वो रुक नहीं रहा है। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो साल में वो सोया हुआ है समझिए, लेकिन आपको ये एहसास दिलाएगा, कभी कभी आँख खोल देता है, आँख खोल के ये बताता है कि हाँ अभी हम जिंदा हैं, हमको भूल मत जाओ, ये मत सोचो कि हम मर गए हैं, ठीक है। तो वो होगा सुषुप्त ज्वालामुखी। तो उसमें क्या होता है, बहुत साल के गैप में उसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और उसका उदाहरण कौन है, वेसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है। और जो शांत या मृत ज्वालामुखी है उसमें हज़ारों साल के बाद भी कोई उद्गार नहीं हुआ है, और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि फ्यूचर में भी इसमें कोई विस्फोट हो सकता है। तो इसे कह देते हैं मृत ज्वालामुखी, जो मर गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रियाशीलता के अनुसार 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब देख लेते हैं उद्गार के अनुसार। तो उद्गार के अनुसार तो 2 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, पहला होता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा होता है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो जो केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी होती है इसमें उद्गार एक बिंदु से होता है
और विस्फोट ध्वनि के साथ आकाश में बहुत ऊंचाई तक ज्वालामुखी पदार्थ उछलता है। इससे तीव्र भूकंप आते हैं। जो भी उद्गार, जब केंद्रीय उद्गार होता है, ठीक है, केंद्र से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि विस्फोट बहुत ज़्यादा साउंड से होता है, साउंड के साथ विस्फोट होता है, ध्वनि के साथ होता है। और आकाश में जो भी ज्वालामुखी पदार्थ निकल रहा होता है तो आकाश में बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रीय उद्गार में क्या होता है कि बहुत तेज़ भूकंप भी आते हैं। और देखिए एक चीज़ और है कि जो ज्वालामुखी है ना, तो ये ज्वालामुखी आने के ज़्यादा चांसेस है जहाँ पे दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी दो प्लेटों के किनारों में ज्वालामुखी के आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह से जब दो प्लेटें जब एक दूसरे के पास मिलती है, उनसे दूर हटती है, जहाँ पे दो प्लेटें एक साथ रहती है वहाँ पे क्या होता है, उनके किनारों पर यानी कि यहाँ पे ज्वालामुखी के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से टक्कर भी करती हैं, कि एक दूसरे के पास भी आती है, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और देखिए अब है नेक्स्ट हमारा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो लंबी लंबी दरारें या संकरी खाइयाँ पड़ जाती, संकरी बोलते पतली पतली कोई खाइयाँ बन जाती हैं, जिससे पहाड़ों में अगर विस्फोट हो रहा है तो उसमें पतली खाइयाँ पड़ जाएंगी और लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। विस्फोट के अल्प सिलिका लावा द्रव अवस्था में दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसमें ना विस्फोट नहीं होता है, ठीक है। विस्फोट मतलब फूट जाना, इसमें फूटता नहीं है। लेकिन इसमें बिना विस्फोट का क्या होता है, जिस लावा में कम सिलिका रहता है वो ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। और जिस लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो इसमें क्या होता है कि बिना विस्फोट के ही जो कम सिलिका वाला जो लावा होता है, तो जो कम सिलिका वाला लावा होता है वो तरल होता है, वो पतला होता है। तो जनरली जो चीज़ पतली होगी वो ज़्यादा दूर तक फैलेगी। तो जो भी लावा पतला होता है तो वो दूर तक फैल जाता है दरारी उद्गार में। अब देखिए केंद्रीय उद्गार के जो प्रमुख प्रकार थे, मतलब कि किन किन ज्वालामुखियों में केंद्रीय उद्गार होते हैं, तो उसमें से है पहला है, एक है पीलियन तुल्य उद्गार, एक है विसुवियस उद्गार, फिर आता है आपका वल्केनियन उद्गार, उसके बाद स्ट्रोम्बली, उसके बाद हवाई तुल्य उद्गार। इन सब में क्या होता है कि केंद्र से या एक बिंदु से विस्फोट होता है। अब देखिए ये जो विसुवियस तुल्य उद्गार जो है, ये विसुवियस जो ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सुषुप्त ज्वालामुखी का ये उदाहरण है, ठीक है। विसुवियस तुल्य उद्गार जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इस ज्वालामुखी में क्या होता है कि अलग अलग बहुत सी गैसें निकलती है, राख निकलता है, धुआं निकलता है, ठोस निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वल्केनियन तुल्य उद्गार, ये आपका भूमध्य सागर द्वीप में स्थित है। उसके बाद है आपका स्ट्रोम्बली तुल्य उद्गार, ये स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जो है ये जागृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, ठीक है। जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद आता है ये स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जो है ये भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद आता है हवाई तुल्य उद्गार, तो ये हवाई द्वीप में होता है और इसमें दो ज्वालामुखी है, मोना लोवा और मोवाकी, और ये भी किसका उदाहरण है? ये भी जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब देखिए ज्वालामुखी संरचना, कि ज्वालामुखी की संरचना कैसे होती है। तो जहाँ पे मैग्मा भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर। जिस रास्ते से मैग्मा ऊपर धरातल की तरफ आता है उस रास्ते को कहते हैं ज्वालामुखी नली। और उसके अलावा अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, लावा या ये क्या करते हैं मैग्मा कि अलग एक रास्ता बना लेते हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं
जो दरारें पड़ती है और इन दरारों के सहारे जब लावा बाहर निकलता है तो इस रास्ते को कहते हैं उपनली। जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, विस्फोट होता है, जिस जगह से, इसे कहते हैं क्रेटर। ये जो क्रेटर रहता है ये कटोरी के जैसा होता है, ठीक है। और जब मैग्मा बाहर निकल करके ठंडा हो जाता है, बाकी अन्य पदार्थों से अलग होकर के जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर लावा में बदल जाता है और लावा जब आग्नेय शैलों में बदल जाती है तब उसे कहते हैं शंकु, ठीक है। ये शंकु के आकार का एक आकृति बनाता है। अब देखिए कि ज्वालामुखी के समय निकलने वाले कौन कौन से पदार्थ। ज्वालामुखी के टाइम पे बहुत से पदार्थ निकलते हैं जो कि मुख्यतः 3 अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में। और जितने भी पदार्थ ज्वालामुखी से निकलते हैं उन सभी पदार्थों को एक साथ मिलाकर कहते हैं पायरोक्लास्ट, ठीक है। उन सभी पदार्थों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट। अब देखिए गैस में क्या क्या निकलता है, तो जल वाष्प ही रहता है, 2/3 से भी ज़्यादा जल वाष्प रहता है। मतलब ज्वालामुखी में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या चीज़ निकलता है, तो जल वाष्प। उसके बाद निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक गैस, नाइट्रोजन, अमोनिया और भी बहुत से प्रकार के अम्लीय प्रभाव वाले जहरीले गैस निकलते हैं। ठोस में देख लेते हैं कि क्या क्या निकलता है। तो धूल निकलता है, राख निकलता है, शिलाखंड, ठीक है। तो ये किस किस टाइप से होते हैं। जो सबसे बड़ा निकलता है ना, जो बड़ा जो भी चट्टानें बड़ी निकलती हैं उन्हें शैलखंड या ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। शैलखंड या ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद कुछ चट्टानें जो है वो फुटबॉल के आकार की निकलती है, फुटबॉल जितना बड़ा होता है उस आकार की निकलती है, तो उनको कहते हैं ज्वालामुखी बम। उसके बाद कुछ पदार्थ होते हैं वो सुपारी या प्याज के आकार के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अखरोट के आकार के होते हैं, उन्हें कहते हैं लैपिली। जो पदार्थ चना मटर के आकार के होते हैं उन्हें कहते हैं स्कोरिया। और जो पदार्थ राख होते हैं, मतलब इससे भी जो छोटे होते हैं, ठीक है, उन्हें कह सकते हैं आपकी जो राख होते हैं, राख के जो टुकड़े होते हैं उन्हें टफ कहते हैं, ठीक है। और जो छोटे कणमय होते हैं, कणमय टुकड़े जो होते हैं, जो नुकीले होते हैं, उसको सिंडर या ब्रेसिया कहते हैं, ठीक है। ये इसका आकार कहता है, सिंडर का आकार कैसा होता है, नुकीला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ द्रव अवस्था में क्या निकलता है, तो द्रव में सिर्फ लावा निकलता है। तो ये लावा 2 प्रकार का होता है, एक होता है गाढ़ा लावा और दूसरा होता है पैठिक। पैठिक मतलब कम गाढ़ा, जो कम गाढ़ा होता है उसको पैठिक कहते हैं। तो 2 प्रकार के लावा निकलते हैं, एक हो गया गाढ़ा लावा और दूसरा हो गया पैठिक। तो जो गाढ़ा लावा रहता है इसका कलर बहुत हल्का रहता है, ठीक है, ये हल्के रंग का होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और गाढ़ा होने की वजह से ये तुरंत ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। ठंडा होकर के ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है तुरंत। उसके बाद जो पैठिक लावा है, ये जो कम गाढ़ा लावा है, ये काले रंग का होता है, पतला होता है, इसमें सिलिका की मात्रा भी बहुत कम रहती है, घटती जाती है इसमें सिलिका की मात्रा। इसकी धीमी गति से ये ठंडा होता है, इसके ठंडे होने की जो गति है वो बहुत धीमी रहती है, काफ़ी दूर तक ये फैलता है, क्योंकि ये पतला है तो पतला होने की वजह से ये बहुत दूर तक फैल जाता है और इससे बेसाल्ट और एंडेसाइट जैसे कठोर चट्टानें बनती हैं। अब देखिए रासायनिक संगठन के अनुसार लावा के प्रकार। तो रासायनिक संगठन के अनुसार लावा के 3 प्रकार है, फेल्शिक लावा, मध्यस्थ लावा और मैफिक लावा। तो जो फेल्शिक लावा होती है इसमें सिलिका 74% होता है, 74% इसमें सिलिका होता है। क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है तो ये लावा कैसा होगा, अधिक गाढ़ा होगा। उसके बाद आता है मध्यस्थ लावा। मध्यस्थ लावा में ये सिलिका जो है वो 58% होती है, तो ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा बट ये गाढ़ा होगा, ये नॉर्मल रहेगा, मध्यम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैफिक लावा।
इसमें सिलिका 49% है, क्योंकि इसमें सिलिका कम है, सिलिका की मात्रा कम है, तो ये अधिक तरल होगा, पतला होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से बनने वाली जो भू आकृतियाँ होती है वो किस तरह के होते हैं। ज्वालामुखी से बनने वाली भू आकृतियों के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।